नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ज्योतिष आज तक पर। मैं आचार्य विजय सिंह हृदय की असीम गहराइयों से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और महादेव से प्रार्थना करता हूं कि आप जीवन में जहां हों प्रसन्न हों, प्रतिष्ठावान हों और जीवन की नित नई ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयासरत हों। मित्रों, जब भी हम ज्योतिष के माध्यम से अपने आने वाले भविष्य के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो उसके लिए कुंडली में 3 चीज़ों का होना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। नंबर 1, कुंडली में ग्रहों की जन्मकालीन स्थिति कैसी है, अर्थात आप जन्म से कुंडली में किस प्रकार के ग्रहों के योग लेकर पैदा हुए हैं। नंबर 2, आपकी कुंडली में किन ग्रहों की दशा, महादशा, अंतरदशा चल रही है। और तीसरा, ग्रहों का गोचर यानी कि ग्रहों का ट्रांजिट, अर्थात वर्तमान स्थिति में आपके ग्रहों की स्थितियां कैसी चल रही हैं, अर्थात इस समय में ग्रह नक्षत्र किस तरह का योग आपकी कुंडली में बना के बैठे हुए हैं और किस तरह से आपकी कुंडली में गोचर कर रहे हैं। तो आज हमारी इस वीडियो को बनाने का मुख्य विषय आपके तीसरे पॉइंट के संदर्भ में डिस्कशन करना है, अर्थात आपकी कुंडली में ग्रहों का जो गोचर है वह नक्षत्रों के अनुसार किस प्रकार से चलने वाला है। तो मित्रों, इस समय पे नक्षत्र में धीमी गति से चलने वाले ग्रह गोचर के दौरान आपकी कुंडली में किस प्रकार की स्थितियां बना के बैठे हुए हैं, जो कि हमारी आने वाले समय में बहुत ही सुनहरे अवसर हमें प्रदान करने वाले हैं, अर्थात बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन ये हमारी कुंडली में लेके आ रहे हैं। और यह जो ग्रह गोचर ये स्थिति है यह किसी एक विशेष लग्न या राशि के लिए नहीं है, अपितु सभी लग्न और राशियों के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। किंतु कुछ विशेष सावधानियां आपको ध्यान में रखनी है और कुछ विशेष उपाय आपको करने हैं ताकि इस गोचरीय फेरबदल के दौरान आपको मन चाहे परिणाम प्राप्त हो सकें और आप इस गोचर काल में जिस मनोकामना की पूर्ति के लिए अपेक्षा करते हैं उस पर आप अग्रसर हो सकें। तो आइए मित्रों, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। साथियों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं गोचरीय चाल के संदर्भ में आपको कुछ विशेष तथ्य बताना चाहूँगा ताकि जब भी आप गोचर को देखें तो कुछ ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनको आप हमेशा अपने ध्यान में रखें। सबसे पहले, अगर आप अपने आने वाले कल के संदर्भ में जानना चाहते हैं कि मेरा आने वाला कल कैसा रहेगा, तो उसके लिए आपको अपने गोचर में अपनी जन्म लग्न या जन्म राशि से चंद्रमा को देखना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। अर्थात गोचर के दौरान आप चंद्रमा की स्थिति को अवश्य देखें। आपको देखना होगा कि चंद्रमा कहाँ पर स्थित है, उससे आप अपने आने वाले कल को समझिए, क्योंकि चंद्रमा शीघ्र गति से घूमने वाले ग्रह हैं, यानी सिर्फ 2.25 दिन तक ही ये एक राशि में रहते हैं। और यदि आप आने वाले महीने के संदर्भ में जानना चाहते हैं कि आपके आने वाला महीना कैसा रहेगा, तो उसके लिए आप गोचर में अपनी जन्म लग्न या कुंडली से सूर्य, शुक्र, बुध और मंगल की गोचरीय स्थिति को अवश्य देखें, क्योंकि ये लगभग 1 महीने तक एक राशि में रहते हैं। खास करके सूर्य, बुध और शुक्र लगभग 1 महीने तक एक राशि में रहते हैं और मंगल लगभग 45 दिन तक एक राशि में रहते हैं। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। अब यदि बड़े बदलाव की बात करें, यानी अगर आप अपने आने वाले साल के संदर्भ में जानकारी लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपनी जन्म राशि या कुंडली से राहु, गुरु, शनि एवं केतु को देखना आवश्यक हो जाता है। क्योंकि ये मंद गति से चलने वाले ग्रह हैं और ये लगभग 1 साल से अधिक एक ही राशि में रहते हैं, जहाँ शनि तो लगभग 2.5 साल तक एक राशि में ही रहते हैं। वहीं राहु केतु 18 महीने यानी 1.5 साल के लिए रहते हैं और गुरु लगभग 13 महीने के लिए एक ही राशि में विराजमान रहते हैं। तो अपना पूरे साल का प्रेडिक्शन देखते वक्त आपको यह हमेशा ध्यान में रखना है। तो जब भी मैं बात करूं आपको अपना गोचरीय प्रभाव देखना है तो वह आप हमेशा अपने जन्म लग्न और जन्म राशि से देखें। मित्रों, वहीं जन्म लग्न से अगर आपका गोचर बहुत अच्छा आ रहा है और जन्म राशि से आपका गोचर जो है वह इतना अच्छा नहीं आ रहा है, तो इस गोचर का आपको मीडियम प्रभाव मिलेगा। वहीं दूसरी ओर अगर जन्म लग्न और जन्म राशि मतलब चंद्र राशि से अगर आपका गोचर दोनों ही से ही आपको बहुत अच्छा प्रभाव दिखाई दे रहा है, तो यह गोचर आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। और अगर आपको अपना होने वाला गोचर जन्म राशि एवं जन्म लग्न से दोनों से ही कहीं ना कहीं अच्छा नहीं दिख रहा है, तो आपको अलर्ट होने की आवश्यकता है। आपको इस गोचर के दौरान बहुत सावधानियां बरतनी है और कोशिश करनी है कि कोई भी चीज़ आप इस गोचर के दौरान अकस्मात आवेश में आकर ना करें। पूर्ण रूप से उसको जांच परख लें, उसका पूर्ण रूप से अवलोकन कर लें, विश्लेषण कर लें, उसके बाद ही कोई फर्दर एक्शन आप अपने
इस गोचर के संदर्भ में लें। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपके मन में अगर किसी प्रकार का कोई क्वेरी हो या किसी प्रकार की कोई द्वंद्व रहा हो इस संदर्भ में, तो आपका वह क्वेरी अवश्य क्लियर हो गई होगी, वह जिज्ञासा अवश्य क्लियर हो गई होगी, ताकि आप समझ सकें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जन्म राशि से गोचरीय प्रभाव देखते हैं, जिस कारणवश हम कहीं ना कहीं निराशा हमारे मन में आ जाती है अगर उस गोचर का प्रभाव हमें बहुत अच्छा नहीं मिल रहा होता। तो इसीलिए आपको लग्न से भी अपना गोचरीय प्रभाव देखना चाहिए, खास करके उन ग्रहों के लिए जो धीमी गति से चलते हैं, जो अगले 1 से 1.5 साल या 2 साल में आपको लंबे समय में आपको अपना प्रभाव देंगे। चलिए, ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जो हमारा इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं, गुरु, राहु, केतु और शनि, इनके गोचर से हमें अगले 1.5 साल में या अगले 2 साल में क्या प्रभाव मिलने वाला है, इसी को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया गया है। उम्मीद करते हैं कि हम इसको बड़े ही ध्यान से सुनेंगे और इसमें बताए जाने वाले सभी उपाय, सावधानियों का हम विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। और अपने मन में किसी भी प्रकार की अगर कोई जिज्ञासा या किसी प्रकार का कोई द्वंद्व है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल सकते हैं। हम पूरा प्रयास करेंगे कि हम आपके कमेंट का एक संतोषप्रद जवाब आपको दें और उससे संबंधित कोई विशेष उपाय अगर आपको करना है तो उसके संदर्भ में भी आपको कमेंट में डालें। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मित्रों, मैं चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब करें, ताकि भविष्य में होने वाले कोई भी गोचरीय परिवर्तन एवं आपकी राशि के या लग्न के प्रेडिक्शन के संदर्भ में आपको नई जानकारियाँ, कोई अपडेट्स तुरंत प्राप्त होते रहें। और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो बात कर लेते हैं अपनी चौथी राशि कर्क राशि के बारे में। मित्रों, अगर आपकी कुंडली में लग्न के स्थान पर 4 नंबर लिखा है और अगर आपकी कुंडली में जहाँ कहीं भी चंद्रमा है वहाँ पर 4 नंबर लिखा है, तो यह गोचर आप अपनी लग्न कुंडली या अपनी चंद्र राशि के अनुसार देख सकते हैं। वीडियो में चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे राहु, केतु, गुरु और शनि, इनका 2023 से 2025 मिड तक आपकी कुंडली में या आपकी राशि में किस तरह का प्रभाव रहने वाला है। क्या यह आपका भाग्योदय करेंगी या आपको इस गोचर के दौरान बहुत संभल कर रहना है। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं 30 अक्टूबर को राहु जो कि मेष राशि से मीन राशि में आ गए हैं, गुरु जो कि ऑलरेडी मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर शनि जो कि ऑलरेडी कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, और केतु जो कि कन्या राशि में गोचर कर गए हैं 30 अक्टूबर को। तो अब आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव रहेगा, इसी के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मित्रों, जैसा कि हम जानते थे कि 30 अक्टूबर तक आपकी कुंडली में मेष राशि में गुरु और राहु का चांडाल योग बना हुआ था, जो कि 30 अक्टूबर को खत्म हो गया है। 30 अक्टूबर को राहु जो कि मेष राशि से मीन राशि में गोचर कर गए हैं और केतु जो कि तुला राशि से कन्या राशि में गोचर कर गए हैं। तो आज इन चारों ग्रहों के संदर्भ में ही हम चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आपके राशि और कुंडली में इनका क्या रिजल्ट रहने वाला है, इसी के विषय में आगे बात करते हैं। मित्रों, इस वीडियो को देखने के दौरान बस आपसे हमारा एक निवेदन अवश्य रहेगा कि वीडियो हो सकता है आपको थोड़ा सा लंबा लगे, लेकिन चूँकि आपके अगले 2.5 साल का प्रेडिक्शन हमारी तरफ से किया गया है, तो आपसे निवेदन रहेगा कि वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, इसे पूरा अवश्य देखिएगा। देखिए मित्रों, 30 अक्टूबर तक आपकी अगर हम बात करें राशि की, तो आपकी कुंडली में गुरु और राहु का चांडाल दोष बन रहा था, जहां 30 अक्टूबर तक एक तरफ राहु आपकी कुंडली के 10वें भाव में बैठे हुए थे और अब जो कि आपके भाग्य भाव में आ गए हैं, वहीं दूसरी ओर शनि आपकी कुंडली के 8वें भाव में बैठे हुए थे। और शनि अभी भी 8वें भाव में बैठे हुए हैं, हालांकि पहले ये वक्री अवस्था में बैठे हुए थे, लेकिन अब ये 4 नवंबर को मार्गी हो गए हैं। और मार्गी होने के बाद शनि की जो दृष्टि है वह आपकी कुंडली में आपके लिए काफ़ी हद तक शुभकारी होने वाली है। अब जबकि शनि आपके 8वें भाव के स्वामी होकर 8वें ही भाव में बैठे हुए, तो अष्टमेश का अपने ही स्थान में बैठना, अब चूंकि सप्तमेश होकर यह 7वें भाव के स्वामी होकर, ऐसे में शनि आपकी कुंडली में मार्केश की भूमिका अदा करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में शनि का यह गोचर कुछ नकारात्मक परिणाम आपको अवश्य दे सकता है, लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर बात करें तो आपको कुछ पॉजिटिव रिजल्ट शनि अवश्य देंगे। अब इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो निर्भर करती है कि आपकी कुंडली में शनि की जो स्थिति है वो किस तरह की है। अब अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि स्वग्रही होकर बैठे हैं या उच्च राशि के होकर बैठे हुए हैं, 4th हाउस में बैठकर अगर शश नामक महापुरुष योग बनाकर बैठे हुए हैं,
या फिर कहीं ना कहीं अगर गुरु की राशि में बैठे हुए हैं, क्योंकि अगर गुरु के स्थान में शनि बैठ जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो स्थान वृद्धि करते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर गुरु शनि के स्थान में बैठ जाते हैं तो कहीं ना कहीं गुरु स्थान हानि करते हैं। तो आपको जन्म कुंडली में अपनी शनि की स्थिति को अवश्य देखना चाहिए। और अगर आप जन्म कुंडली को नहीं पढ़ पाते हैं तो आपसे निवेदन रहेगा कि अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य किसी कुंडली विशेषज्ञ से करवाएं या ज्योतिष विशेषज्ञ से अवश्य कराएं। अष्टम भाव में शनि जब बैठे हुए हैं तो अष्टम भाव में बैठकर शनि आपको किन किन क्षेत्रों में आपको लाभ कराएंगे या शनि का रिजल्ट किन किन क्षेत्रों में बहुत अच्छा रहने वाला है, सबसे पहले उसी के बारे में बात कर लेते हैं। शनि यहाँ बैठकर आपके लिए सबसे पहले तो पैतृक संपत्ति का बहुत अच्छा योग बना रहे हैं। अध्यात्म के प्रति शनि आपकी यहाँ बैठकर रुचि बढ़ाएंगे। हालांकि आपकी प्रवृत्ति में थोड़ी सी उदासीनता अवश्य आएगी, लेकिन ये आपकी धार्मिक क्षेत्रों में अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं आपकी रुचि बढ़ाता जाएगा। जो लोग पीएचडी कर रहे हैं या रिसर्च इत्यादि से के फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए यह काल बहुत अच्छा सिद्ध होने वाला है, क्योंकि रिसर्च करने के लिए आपके लिए यह एक स्वर्णिम अवसर आपको प्राप्त हुआ है। चाहे आप किसी भी कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आप उस कार्य क्षेत्र में बहुत गहनता से और उसकी गहराई तक जाकर आप उसके पूर्ण रूप से उसके ज्ञान को अर्जित करने में यहाँ पर सफल रहेंगे। अब अगर बात करें शनि का नेगेटिव प्रभाव यहाँ क्या रहने वाला है, तो शनि की सप्तम दृष्टि जो है वह आपकी कुंडली के द्वितीय भाव पर पड़ेगी, जो कि धन का भाव माना जाता है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी धन हानि होने की यहाँ संभावना बन सकती है। वहीं दूसरी ओर अगर देखें तो शनि की जो 10वीं दृष्टि है वह आपकी कुंडली के पंचम भाव पर पड़ेगी, जो कि आपकी बुद्धि का भाव माना जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको अपनी भौतिक क्षमताओं में थोड़ी सी कमी महसूस अवश्य होगी। अब ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि राहु जो कि नवम भाव में बैठे हुए हैं, नवम भाव में बैठने के बाद राहु की नवम दृष्टि भी आपके पंचम भाव पर जो कि बुद्धि के भाव पर पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से ऐसी नकारात्मकता आपको थोड़ी सी महसूस होगी कि आपका जो भौतिक क्षमताएं हैं या जो आपकी कैलिबर या पोटेंशियल है उसमें कहीं ना कहीं आप एक कमी अवश्य महसूस करेंगे। अब चूंकि राहु की पंचम दृष्टि जो है वह आपकी कुंडली के लग्न भाव पर पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं आपके स्वभाव में भी थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आ सकता है और आप आवेश में आके हो सकता है कि कुछ गलत डिसीजन अवश्य लें, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि आपकी कुंडली के पंचम भाव पर राहु की और शनि की दोनों की दृष्टि पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं आप आवेश में आके कोई गलत डिसीजन लें जिसकी वजह से आपको धन हानि इत्यादि का सामना करना पड़ सकता है या कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अगर देखें तो शनि की जो तीसरी दृष्टि है वह आपके कार्य क्षेत्र पर यानी कि आपकी कुंडली के 10वें भाव पर पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं कुंडली में इस चीज़ को देखते हुए अगर इसका विश्लेषण किया जाए तो आपके कार्य क्षेत्र में भी शनि थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव यहाँ पर अवश्य दे सकते हैं। देखिए मित्रों, यह तो साफ है कि इस अंतराल के दौरान संघर्ष की स्थिति आपके सामने अवश्य पड़ेगी। हालांकि जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आप कभी भी कुंडली अगर देखते हैं या कोई भी ग्रह का गोचर देखते हैं तो आप प्रयास कीजिए कि उस ग्रह के गोचर को आप अपनी लग्न से और अपनी राशि से दोनों से अवश्य सुनिए, क्योंकि अगर आपकी राशि से उसका प्रभाव बहुत खराब आ रहा है लेकिन अगर आपके लग्न से उसका प्रभाव अच्छा आपको सुनने में मिल रहा है तो आप यकीन मानिए कि आपको उसका मीडियम प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अगर आपके लग्न से और आपकी कुंडली से दोनों से खराब आ रहा है तो आपको तुरंत सावधान होने की आवश्यकता बन जाती है। तो मित्रों, आपको बस ये ध्यान रखना है कि शनि की अगर हम बात करें तो शनि के से संबंधित सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको अपने वैवाहिक जीवन में आपको वाद विवाद से बचना है। आपको किसी भी प्रकार का कोई भी वाद विवाद अन्यथा आवश्यक ना हो तो नहीं करना है और कोशिश करना है कि आपको चीज़ों को ऐसी चीज़ें जो आपको किसी न किसी ऐसी दिशा में मोड़ रही हैं जहाँ से आपकी मानसिक शांति भंग हो सकती है, तो अगर आप उसको इग्नोर कर सकते हैं तो आपको इग्नोर करके चलना है। अब चूंकि 17 जनवरी को शनि ने यहाँ पे आपकी कुंडली में जो कि अष्टम भाव में प्रस्थान किया था, तो कोई ना कोई बीमारी से संबंधित ये आपको परेशानी देते हैं, जो कि लंबी बीमारी जैसे कि अगर हम बात करें शुगर या बीपी या थायराइड जैसी बीमारी। तो कोशिश करें कि आप थोड़ा सा अपने खान पान पर ध्यान रखें और सात्विकता बरतें। मित्रों, अगर मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन यहाँ अवश्य करना चाहूँगा कि अगर आप मद्यपान इत्यादि करते हैं तो कोशिश करें कि इस अंतराल के दौरान आप किसी भी प्रकार से आप मद्यपान इत्यादि ना करें। आप ड्रिंक्स और नॉनवेज इत्यादि से बचें, क्योंकि शनि एक तो आपके जो अष्टम भाव में बैठे हैं वहाँ पर परिणाम अच्छे नहीं दे रहे हैं। और अगर आप महसूस करेंगे कि आप जब भी ड्रिंक करेंगे उसके बाद आपको तुरंत इसका प्रभाव एकदम से नेगेटिव देखने को मिलेगा और आपको शायद महसूस भी होगा कि आपने जो ड्रिंक इत्यादि की या आपने अगर नॉनवेज इत्यादि का सेवन किया तो उससे आपकी बनते हुए कामों में और संघर्ष आपको देखने को मिल सकता है। बात कर लेते हैं गुरु की। गुरु जो कि आपकी कुंडली के 10वें भाव में बैठे हैं, तो यह आपको कार्य क्षेत्र में सम्मान अवश्य दिलाएंगे, आपको यश प्राप्ति अवश्य होगी
और जो भी काम आप करेंगे वो ईमानदारी से करते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपका भाग्य जो है वह आपका साथ यहाँ पे अवश्य देगा। क्योंकि गुरु आपके जो कि 10वें भाव में बैठे हुए हैं, 10वें भाव में बैठ के गुरु आपको कहीं ना कहीं आपके भाग्य में वृद्धि करने के लिए पूर्ण रूप से सहायक बनेंगे। अब चूंकि आपकी कुंडली में ये आपके भाग्य के स्वामी होकर कार्य क्षेत्र में आए हैं, तो कार्य क्षेत्र में आने से ये आपके कहीं ना कहीं आय में वृद्धि अवश्य कराएंगे। और हालांकि आपके खर्चे बढ़ेंगे लेकिन आपकी आय में वृद्धि अवश्य होगी, और ये गुरु के कारण होगा। तो यहाँ पर गुरु से संबंधित उपाय आपको थोड़े से करने पड़ेंगे ताकि आपके गुरु की प्रबलता जो है, जो गुरु का बल है, वो बढ़े। अब अगर हम यहाँ थोड़ा प्रकाश डालें तो गुरु की जो पंचम दृष्टि है वह आपकी कुंडली के 2य भाव पर है, जो कि धन का भाव है। तो धन में आपकी अवश्य वृद्धि होगी। हालांकि आपके खर्चे बढ़े रहेंगे लेकिन धन आपको गुरु अवश्य दिलाएंगे। वहीं अगर हम बात करें सुख भाव की, तो गुरु की 7वीं दृष्टि आपके कुंडली के 4th भाव पर पड़ेगी। तो आपकी कुंडली में सुखों की कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। कहीं ना कहीं आपको सुख भाव से जो भौतिक सुखों की प्राप्ति है या परिवार के प्रति माता के साथ आपके संबंध हैं, उनकी मधुरता सब बनी रहेगी। और आप कहीं ना कहीं पाएंगे कि गुरु आपको पूर्ण रूप से यहाँ पर शनि से मिलने वाले फलों से जो आपको सुरक्षा चाहिए वह गुरु आपको यहाँ अवश्य प्रदान करेंगे। और 9वीं दृष्टि जो गुरु की आपके कुंडली के 6ठे भाव पर पड़ेगी, तो जैसा कि मैंने बताया कि आपको शनि भले ही कोई असाध्य रोग देने की कोशिश करें, लेकिन अगर आप अपने गुरु के से संबंधित उपचार करते हैं तो यहाँ पर आपको रोग ऋण और शत्रुओं से गुरु आपको पूर्ण रूप से बचा कर चलेंगे। तो आपको किसी भी प्रकार का अगर कोई ऋण इत्यादि होगा तो गुरु आपका जो आय में धन भाव पर दृष्टि डालने से वृद्धि करेंगे, या आपको जो भी सेविंग्स होंगी उन सेविंग्स के माध्यम से आपका ये जो समय है यह गुरु की वजह से बहुत ही अच्छे तरीके से आपका निकल जाएगा। हालांकि गुरु मई 2024 में आपकी कुंडली के लाभ भाव में आ जाएंगे, अर्थात 11वें भाव में आ जाएंगे। तो 11वें भाव में आने पर गुरु ये सब चीज़ें जो आपकी मैंने बताया 2025 तक शनि जैसे यहाँ रहने वाले हैं और आपके लिए थोड़ा कष्टकारी समय होने वाला है, इन सब चीज़ों में गुरु काफ़ी हद तक परिवर्तन देंगे। और आप देख पाएंगे कि जो संघर्ष आपने मई तक किया है उसमें आपको कहीं ना कहीं परिणाम आने शुरू हो जाएंगे, उसमें आपको सकारात्मक परिणाम देखने को मिलने शुरू हो जाएंगे। अब चूंकि भाग्य का स्वामी जब आपके लाभ स्थान में जाता है तो वह कहीं ना कहीं आपकी धन वृद्धि अवश्य कराता है। तो गुरु जो कि आपकी कुंडली के भाग्य के स्वामी हैं वह आपके लाभ भाव में जब आ जाएंगे, जब 11वें भाव में आ जाएंगे, तो 11वें भाव में आने से गुरु आप पाएंगे कि आपके वैवाहिक जीवन में एक तालमेल, और कहीं ना कहीं आपके लाभ भाव में आने से इनकी जो दृष्टि है वह आपके 5वें भाव पर पड़ेगी। तो 5वें भाव पर पड़ने पर आपकी बुद्धि से जो आप डिसीजन लेने में कहीं ना कहीं गलती कर रहे थे उसको ये कहीं ना कहीं प्रशस्त करते हुए उसको सही मार्ग पर चलाएंगे, और आप अपने डिसीजंस जो लेंगे वह ज़्यादा रिएक्टिव और पॉजिटिव होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं राहु की स्थिति आपकी कुंडली में कैसी रहने वाली है। अब चूंकि राहु आपकी कुंडली के 9वें भाव में आए हैं, और राहु का 9वें भाव में मतलब भाग्य भाव में आना कहीं ना कहीं भाग्य में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन अवश्य लेके आता है। यहाँ बैठकर राहु आपको कहीं ना कहीं एक भ्रम की स्थिति पैदा करेगा। आपको लगेगा आपका भाग्य आपका तुरंत साथ दे और आप एकदम से इस टेंशन से या इस परिस्थिति से बाहर निकल आए। तो ऐसी परिस्थिति में राहु जो आपको ये भ्रमित करने की कोशिश करेगा, आपको इस भ्रम से बचना है, और लालच में आके किसी प्रकार का कोई गलत साहस आपको नहीं करना है। संतान पक्ष की तरफ से थोड़ा सा आपको यहाँ कष्ट अवश्य मिलेगा। कहीं ना कहीं आप संतान की तरफ से थोड़ा सा सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे उसके व्यवहार को लेकर या उसकी पढ़ाई इत्यादि को लेकर। तो आपको थोड़ा सा कोशिश करना है कि आप रिएक्टिव ना रहें यहाँ पर। जैसा कि मैंने बताया कि मई तक जब तक आपके गुरु आपके लाभ भाव में नहीं आते तब तक आपको थोड़ा सा यहाँ पर संयम बरत के चलने की आवश्यकता पड़ेगी। वहीं दूसरी ओर केतु जो कि आपकी कुंडली के संघर्ष भाव में बैठे हुए हैं, तो और यहाँ पर केतु बेसिकली आपको साहस करने का आपको या हिम्मत करने का आपको बल देंगे। तो आप अपने कार्यक्षेत्र को छोड़कर दूसरे किसी कार्यक्षेत्र में एकदम से साहस करने का प्रयास अवश्य करेंगे, वही आपको नहीं करना है। बस यहाँ पर आपको अपना कार्यक्षेत्र में परिवर्तन नहीं करना है, इस पे ध्यान रखना है आपको, क्योंकि ये परिवर्तन आपके लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। कहीं ना कहीं अगर आपने ऐसा किया तो राहु जो भ्रम पैदा कर रहे हैं उनको बल मिल जाएगा और आपको कहीं ना कहीं इसमें आर्थिक हानि होने की संभावना बन सकती है। तो मित्रों, कहीं ना कहीं अपने लिए ये अंतराल अगर हम बात करें तो थोड़ा सा कठिन रहने वाला है। बस गुरु की जो मैंने बताया था आपको कि गुरु का जो आपके ऊपर आशीर्वाद यहाँ बनेगा, या ये कहते हैं कि गुरु का जो गोचर है यह आपके लिए बहुत सकारात्मक रूप से काम करने वाला है।
तो आपको कोशिश करनी है कि आप राहु के और शनि के उपाय यहाँ अवश्य करते रहें, क्योंकि जब हम किसी भी पापक ग्रह का उपाय करते हैं तो वह उपाय करने से हमें उसके जो दुष्परिणाम हैं या जो उसके गलत फल हैं उनसे कहीं ना कहीं हमें राहत मिल जाती है और हम ज़्यादा सकारात्मक होकर एक सही दिशा में काम करने के लिए प्रतिबद्ध हो पाते हैं। तो आपको करना क्या है, इस अंतराल के दौरान आपको प्रयास करना है कि आप राहु के बीज मंत्र ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रह्म से राहुवे नमः का रुद्राक्ष की माला पर सूर्यास्त के बाद जाप अवश्य करें, एक माला का। और यहीं दूसरी ओर आप हर शनिवार के दिन या कोशिश करें कि रविवार को छोड़कर प्रतिदिन अगर आप कर सकते हैं तो सरसों के तेल के दीपक पीपल के पेड़ के नीचे अवश्य जलाएं और प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। और मंगलवार एवं शनिवार को प्रयास करें कि आप हनुमान जी का चोला हनुमान जी के मंदिर में जाके चढ़ा के आएँ। उम्मीद है मित्रों यह राशिफल आपको काफ़ी हद तक सकारात्मकता देगा और सचेत करेगा कि इस कार्यकाल में या इस पर्टिकुलर अंतराल में आपको किस तरह से चलना है। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, आपको हमारे द्वारा बताया गया विश्लेषण अच्छा लगा, तो आप अपनी प्रतिक्रिया हमें अपने कमेंट के माध्यम से अवश्य शेयर कीजिएगा और प्रयास कीजिएगा कि आपके वह मित्र या दोस्त या सगे संबंधी जिनकी राशि या लग्न कर्क है उनके साथ इस वीडियो को आप अवश्य शेयर करें ताकि वह भी सावधान हो सकें। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। यहीं मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे हमारी प्रार्थना रहेगी कि चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको आपकी कुंडली से संबंधित मंथली प्रेडिक्शन एवं उपायों के संदर्भ में आपको जानकारियाँ प्रदान कर सकें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय माता दी। धन्यवाद।